तो ईयू और भारत के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इसकी चर्चा हर जगह है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। इसे हिस्टोरिक कहा जा रहा है और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने तो इसे सभी समझौतों की जननी, यानी वो क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स तक कह दिया है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, मतलब दोनों के बीच सामान की खरीद बिक्री पर लगने वाला टैक्स यानी टैरिफ लगभग 0 हो जाएगा। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी और शानदार है? आज हमारे पास जो विश्लेषण और रिपोर्ट्स हैं वे दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखाती हैं। हाँ, एक विश्लेषण तो इसे अमेरिकी टैरिफ की प्रतिक्रिया में किया गया एक जल्दबाजी का सौदा बताता है, जिससे भारत के अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं दोनों नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि ये सौदा अच्छा है या बुरा। सही, हम ये पूछेंगे कि इस सौदे के पीछे की असलियत क्या है। ये समझौता जो लगभग 20 सालों से अटका हुआ था, वो अचानक से कैसे हो गया? और सबसे जरूरी बात, इन अलग-अलग दृष्टिकोणों के हिसाब से भारत के लिए इस सौदे के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इस हाई प्रोफाइल डील के पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले तो इसी सवाल पर आते हैं कि जो काम 2 दशकों से नहीं हुआ, वो अब क्यों? हाँ, 20 साल बहुत लंबा समय है। देखिए, इस पर बातचीत तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ी। इसके पीछे की वजहें काफी मजबूत थीं, जैसा कि एक आलोचनात्मक रिपोर्ट बताती है। क्या वजह थी? यूरोपीय संघ में किसान अपनी सरकारों से मिलने वाली सब्सिडी और संरक्षण के आदी हैं। वो किसी भी ऐसे समझौते का विरोध करते जिससे बाहर से सस्ता सामान आकर उनका बाजार खराब करे। और भारत की तरफ भी तो अपनी परेशानियां थी। हमारे यहाँ किसान पहले से ही व्यापार उदारीकरण यानी ट्रेड लिबरलाइजेशन के असर से जूझ रहे थे। एकदम सही। और उससे भी बढ़कर हमारी सरकारें सालों से मेक इन इंडिया पर जोर दे रही हैं ताकि देश में ही ज्यादा सामान बने। ऐसे में बाहर से आने वाले औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम करना तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता था। बिल्कुल। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इसलिए दोनों तरफ से कह सकते हैं उत्साह की कमी थी। बातचीत चलती रही लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। यहाँ पर एक विश्लेषण इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीति से जोड़ता है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के दौर की नीतियां वो तो पूरी दुनिया के साथ एक तरह से ट्रेड वॉर छेड़े हुए थे। बिल्कुल। उस विश्लेषण के मुताबिक ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर संरक्षणवादी होने का आरोप लगाया और हमारे कई निर्यातों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। 50%? हाँ, और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने यूरोपीय संघ पर भी 15% टैरिफ लगाया और जब ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग की तो बात और बिगड़ गई। तो एक नजरिए से देखें तो ये एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली स्थिति बन गई। मतलब अमेरिका के दबाव ने भारत और ईयू को एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर कर दिया। ये विश्लेषण तो यही तर्क देता है। इस अमेरिकी आक्रामकता के कारण यूरोप और भारत दोनों को अमेरिका के अलावा दूसरे बड़े व्यापारिक साझेदार की जरूरत महसूस हुई। और नतीजा ये कि जो बातचीत 20 साल से रुकी हुई थी वो सिर्फ 10 महीनों में पूरी हो गई। इसीलिए आलोचक इसे एक जल्दबाजी में उठाया गया राजनीतिक कदम कहते हैं, जो शायद पूरी तरह से आर्थिक नफा नुकसान देखकर नहीं लिया गया। ठीक है, ये तो हुई राजनीतिक वजह जिसने सौदे को रफ्तार दी। लेकिन जो लोग इस सौदे का समर्थन कर रहे हैं उनका क्या कहना है? क्या वो इस तर्क को नहीं मानते? वो इसे अलग तरह से देखते हैं। उनका कहना है कि 20 साल पहले भारत और ईयू की अर्थव्यवस्थाएं अलग थीं। आज भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और ईयू को भी चीन के अलावा एक बड़े और भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है। अच्छा। तो उनके मुताबिक ये अमेरिकी दबाव सिर्फ एक बहाना बना। असल में ये सौदा आज के समय की जरूरत है, जो दोनों की मैच्योर अर्थव्यवस्थाओं को और करीब लाएगा। दिलचस्प। तो एक तरफ राजनीतिक मजबूरी और दूसरी तरफ आर्थिक जरूरत। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आंकड़े अक्सर कहानी का एक अलग ही पहलू दिखाते हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि सौदे से पहले ही व्यापार का झुकाव भारत की तरफ था। हाँ, और ये आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं। 2020-21 से 2024-25 के बीच भारत ने ईयू को जो सामान बेचा, यानी हमारा निर्यात, वो 40 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 75 अरब डॉलर हो गया। दुगना लगभग। ये एक जबरदस्त उछाल है।
और इसी दौरान हमने ईयू से जो सामान खरीदा, यानी हमारा आयात, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। मतलब इस सौदे के होने से पहले ही हम ईयू को ज्यादा सामान बेच रहे थे और उनसे कम खरीद रहे थे। बिल्कुल। इसी को ट्रेड सरप्लस या व्यापार अधिशेष कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत ने ईयू को 100 रुपए का सामान बेचा और उनसे सिर्फ 85 रुपए का सामान खरीदा। तो 15 रुपए भारत की जेब में ज्यादा है। एकदम सही। समझौते से ठीक पहले हम ईयू के साथ 15.2 अरब डॉलर के फायदे में थे। तब तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। अगर हम दौड़ में पहले से ही जीत रहे थे तो फिर हमने एक और तेज धावक को अपनी ही लेन में दौड़ने की इजाजत क्यों दे दी? इस सौदे की हमें जरूरत ही क्या थी? यही सबसे बड़ा सवाल है जो आलोचक उठाते हैं। उनका तर्क है कि इन आंकड़ों को देखें तो लगता है कि इस सौदे से ईयू को ज्यादा फायदा होगा। कैसे? भारत के विशाल बाजार के दरवाजे उनके लिए और ज्यादा खुल जाएंगे, जबकि हम उनके बाजार में पहले से ही अच्छा कर रहे थे। एक और आंकड़ा है, भारत के कुल निर्यात का 17% हिस्सा ईयू को जाता है, जबकि ईयू के कुल निर्यात का सिर्फ 9% भारत आता है। अच्छा, तो साफ है कि उनकी हम पर निर्भरता कम है। हाँ, लेकिन जो लोग इस डील के पक्ष में हैं, वो इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? जरूर उनके पास इसका कोई जवाब होगा। हाँ, और उनका जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इस सौदे को सिर्फ टी-शर्ट और मसालों के व्यापार के चश्मे से देखना एक बड़ी गलती है। तो फिर किस चश्मे से देखें? उनके मुताबिक ये सौदा सामान बेचने के बारे में उतना नहीं है जितना कि निवेश और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बारे में है। उनका तर्क है कि जब यूरोपीय कंपनियां जैसे कि ऑटोमोबाइल या ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां भारत में बिना किसी टैरिफ के काम कर पाएंगी तो वो यहाँ भारी निवेश करेंगी, अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगी और फैक्ट्रियां लगाएंगी। अच्छा, इससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस और मजबूत होगा और रोजगार पैदा होंगे। वे इसे भविष्य का निवेश मानते हैं, ना कि आज का नफा नुकसान। अच्छा, तो ये एक लंबी रेस का दाव है। एक पक्ष कह रहा है कि हम आज का फायदा खो रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि हम कल की बड़ी जीत की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत के अलग अलग सेक्टरों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। यहाँ उम्मीदें भी हैं और कुछ बड़े डर भी छिपे हैं। बिल्कुल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली उम्मीद तो कपड़ा और चमड़ा जैसे क्षेत्रों के लिए है। ये वो सेक्टर हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है और अमेरिकी टैरिफ से ने सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। हाँ, ये समझौता उनके लिए एक बड़ी राहत ला सकता है और इस पर लगभग दोनों पक्ष सहमत हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु थोड़ा पेचीदा है, जो हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन से जुड़ा है। यहाँ एक बड़ा अगर लगा हुआ है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। भारत की रिफाइनरियां रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप को बेचती हैं और इससे काफी पैसा बनता है। हाँ, इस सौदे से इस व्यापार में और फायदा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि यूरोपीय संघ इस बात को नजरअंदाज करता है या नहीं कि ये तेल मूल रूप से रूस से आ रहा है। मतलब ये एक राजनीतिक फैसला है, आर्थिक नहीं। एकदम। अगर कल को यूं ने इस पर आपत्ति जताई तो ये फायदा रातों रात गायब हो सकता है। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं, जो खेती से जुड़ा है लेकिन सीधे तौर पर नहीं। ये मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ये वाकई एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव हो सकता है। देखिए, इस समझौते में ताज़े फल, सब्जी और डेयरी उत्पादों को बाहर रखा गया है ताकि भारतीय किसानों को सीधे तौर पर नुकसान ना हो। हाँ, ये तो अच्छा कदम है। लेकिन यूरोप से आने वाले प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि चॉकलेट, चीज़, पास्ता, सॉस, इन पर टैरिफ कम हो जाएगा। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब समझौता डेयरी और खेती पर सीधे लागू नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों पर असर पड़ सकता है, वो भी लोगों की खाने की आदतें बदलने से। हाँ, ये तो एक तरह का अप्रत्यक्ष हमला हुआ। बिल्कुल। आलोचकों का यही डर है। जब यूरोपीय प्रोसेस्ड फूड सस्ता और आसानी से उपलब्ध होगा तो धीरे धीरे शहरी आबादी की खानपान की आदतें बदल सकती हैं। सही बात है। हो सकता है कि लोग गेहूं और चावल जैसे मुख्य अनाज का उपभोग कम कर दें। अगर ऐसा हुआ तो इन अनाजों की मांग पर असर पड़ेगा और इसका सीधा खामियाजा उन भारतीय किसानों को भुगतना पड़ेगा जो समझौते का हिस्सा भी नहीं है। ये तो सच में एक छिपा हुआ खतरा है। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसे लेकर सबसे बड़ा टकराव है, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी। हाँ, एक तरफ डर है कि हमारा घरेलू उद्योग तबाह हो जाएगा, दूसरी तरफ उम्मीद है कि ये सेक्टर आसमान छुएगा। यही इस सौदे का सबसे बड़ा दाव है।
जो आलोचनात्मक विश्लेषण है वो ये मानता है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में बड़ी मेहनत से अपनी घरेलू क्षमता बनाई है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत पे काफी जोर रहा है। तो अब अगर टैरिफ कम होता है तो वोल्क्सवैगन, BMW और दूसरी यूरोपियन कंपनियों की बेहतरीन गाड़ियां और मशीनें भारत के बाजार में भर जाएंगी। इससे हमारी घरेलू कंपनियों जैसे टाटा, महिंद्रा के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत का सपना कमजोर पड़ सकता है। सही। लेकिन जो लोग इस डील को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो ठीक इसका उल्टा कह रहे हैं। हाँ, उनका तर्क बिल्कुल अलग है। उनका तर्क है कि ये हमारे ऑटो सेक्टर के लिए टफ लव जैसा है। जब BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियां यहाँ और ज्यादा निवेश करेंगी, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV टेक्नोलॉजी लाएंगी, तो इससे हमारी कंपनियों पर भी बेहतर बनाने का दबाव बढ़ेगा। और वो कहते हैं कि इस कंपटीशन से ही भारतीय कंपनियां ग्लोबल चैंपियन बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। और यही सौदे की सबसे बड़ी पहेली है। क्या ये कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री को मजबूत बनाएगा या उसे खत्म कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा। और बात सिर्फ टैरिफ खत्म होने पर ही नहीं रुकती। ऐसा नहीं है कि अब यूरोप से व्यापार के सारे रास्ते खुल गए। कुछ छुपे हुए नियम भी तो हैं जिन्हें नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बिंदु है। जरा इस CBAM के बारे में बताइए, ये क्या बला है? CBAM का मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये असल में यूरोपीय संघ का एक तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि जो सामान उनके यहाँ आयात हो रहा है उसे बनाने में ज्यादा प्रदूषण न हुआ हो। अच्छा, तो ये एक तरह का पर्यावरण टैक्स है। आप ऐसा कह सकते हैं। अगर सामान बनाने में ज्यादा प्रदूषण हुआ है तो उस पर एक तरह का कार्बन टैक्स लगेगा। और भारत जैसे देश के लिए तो ये मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, भारत जैसे देश के लिए जहां स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट जैसे उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन अभी भी काफी ज्यादा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। मतलब टैरिफ तो शून्य हो जाएगा, लेकिन CBAM के नाम पर एक नया टैक्स लग सकता है। और इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, EU अक्सर साफ सफाई और स्वास्थ्य मानकों का हवाला देकर मछली और मांस जैसे भारतीय उत्पादों के निर्यात को रोक देता है। तो उनके हाथ में टैरिफ के अलावे भी कई हथियार हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने जो अलग-अलग स्रोत देखे, उनसे दो संपूर्ण विपरीत कहानियां सामने आती हैं। एक कहानी है एक ऐसे सौदे की जो राजनीतिक दबाव में, जल्दबाजी में किया गया और जो हमारे घरेलू उद्योग, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी कहानी है एक दूरदर्शी और साहसिक कदम की जो मानता है कि थोड़े समय के दर्द के बिना बड़ा फायदा नहीं मिल सकता। ये कहानी भारत को यूरोपियन टेक्नोलॉजी और निवेश के जरिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना देखती है। और ये अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ एक राजनीतिक संदेश भी है। हाँ, और भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा दांव भी। ये वास्तव में एक जटिल तस्वीर है जो उन बड़ी-बड़ी घोषणाओं से कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने की आर्थिक कीमत क्या हो सकती है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खत्म होती है जो आज की इस उलझी हुई दुनिया में हर देश के लिए प्रासंगिक है। बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच रणनीतिक साझेदारियों के लिए क्या कीमत चुकाई जानी चाहिए? क्या कोई देश अपने तात्कालिक भू राजनीतिक हितों के लिए अपने दीर्घकालिक घरेलू आर्थिक स्वास्थ्य को दांव पर लगा सकता है? या फिर ये दोनों इतने अटूट रूप से जुड़े हुए हैं कि एक को दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता?